नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा KVS PRT से रिलेटेड आज हमारा EVS वाला सेक्शन होगा। EVS वाले सेक्शन में आपको पता होगा कि 20 नंबर का प्रश्न जो है KVS PRT के सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले सेक्शन में से पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी की तैयारी जो है आज से हम पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा वाटर, जिसको हिंदी में हम जल कहते हैं। और ये जो जितने भी आप चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यही आपका KVS PRT के EVS का सिलेबस दिया गया है, जहाँ से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें से फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल्स, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आपके टॉपिक है। इसमें से हमने एक टॉपिक चुना वाटर। आज हम वाटर का पहला पार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला वीडियो होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारे पहले वीडियो में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेंगे, मतलब ज़्यादातर लेंथी पोर्शन मिलेंगे, क्योंकि NCERT में कुछ पॉइंट लेंथी दिए गए होते हैं, तो वो लेंथी वाले पोर्शन कुछ होंगे। इसके बाद जब हमारा पार्ट 2 आएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, वाटर से ही रिलेटेड, जब हमारा पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली आप उसको कह सकते हैं पूछे जाते हैं, उसको हम दूसरे सेशन में हम करेंगे, या आप कह सकते हैं कि दूसरे पार्ट में हम करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला टॉपिक स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके नोट्स मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब एक एक टॉपिक के जो है टाइपिंग कर PDFs की बनाऊँगा, तो इसको मैं अलग से जल्द ही कराऊँगा जैसे इसका PDF तैयार हो जाता है। फूड का भी PDF बन ही रहा है, शेल्टर का भी PDF बन रहा है, जैसे PDF तैयार हो जाएगा उसकी मैं वीडियो जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा वाटर की PDF बनी हुई थी, तो हमने कहा कि वाटर सेशन जो है इसको आपके सामने जल्द ही लेकर आ जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और आपको जब हमने सिलेबस वाले टॉपिक में EVS वाले बात किया था, तो एक पॉइंट आपको समझाया था मैंने कि NCERT 2005 कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में 6 थीमों में विभाजित किया है। इस पर्यावरण का जो टॉपिक 3 से 5 तक का सिलेबस दिया गया है, उसमें से जो इस तरह के 6 पॉइंट आपको दिए गए हैं, जिसको 6 थीम भी कह सकते हैं: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, वो जो है 6 थीमों में दिया गया था। अब KVS वालों ने क्या किया कि इसको आपको सिलेबस के रूप में दे दिया है इस बार के KVS PRT वाले सेशन में, और यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये NCERT बेस है और ये केंद्र स्तर की संस्था है, आपको पता होगा। तो केंद्र स्तर की जो भी प्रश्न, चाहे आप CTET का आप कह सकते हैं या KVS का कर सकते हैं या DSSS का, मतलब जो भी ये केंद्र वाले जो पेपर कराते हैं वो डायरेक्टली NCERT के जो प्रश्न होते हैं, NCERT के बुक से ही रिलेटेड जो है प्रश्न ये बनाते हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा पानी, वाटर जिसको कहते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा जल के बारे में। मैंने बताया कि पहले थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा लेंथी होंगे, बोरिंग थोड़ा लगेगा, लेकिन टॉपिक ही ऐसे हैं कि आपको बोरिंग थोड़ा लगेंगे। लेकिन जैसे ही हम अगला पार्ट हम इसका डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो पहले हम जल के थ्योरेटिकल पार्ट वाले पोर्शन को देखते हैं। जैसे हमारा जल है, जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है जल घिरा हुआ है।
3/4 भाग पर जल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा लगभग 71% हिस्से पर जो है जल पाया जाता है। जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जितने भी भाग जल होते हैं उसको जल मंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी में है, झील में है, समुद्र में है, महासागर आदि में ये जल जलाशयों के रूप में पड़े हुए हैं या से मिलकर बने होते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। सबको पता है कि जल हर प्राणी के लिए आवश्यक होता है। पॉइंट अगला, महासागरों ओशियन जिसको कहते हैं का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जिसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है महासागरीय जलों में, इसीलिए ये मानव के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अलवर जल फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं अलवर जल को फ्रेश वाटर केवल 2.7% हिस्से पर, मतलब 2% यानी अब आप कह सकते हैं कि 100 में से इतना ही प्रतिशत 2.7% ही जल ऐसे हैं जिसका आप पी सकते हैं। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो 2.7% में तो इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में जो है जमा हुआ है। इसका 70% यानी जो 2.7% जो पीने योग्य जल है उसका, जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं, उसका 70% जल जो है बर्फ के रूप में ढका हुआ है। आपको पता होगा कहाँ बर्फ मिलते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट, मतलब आप कह सकते हैं मेरे अनुमान से लगभग 1%, इससे भी कम जल जो है इस समय पीने योग्य जो है जल है, जो कि एकदम वाटर के रूप में पड़ा हुआ है। और कुछ जल जो है पृथ्वी के नीचे भी है। लगभग 70% इस 1% का जो है जल जो है पृथ्वी के नीचे पाया जाता है जो पीने योग्य है। बाकी ज़्यादा से जल में लवणी की मात्रा ज़्यादा रहती है, या तो पीने योग्य जल जो भी है वो बर्फ़ के रूप में अंटार्कटिका, मतलब जितने भी ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं। आगे चलते हैं। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। अब यहाँ देखिए, जल में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे जल है तो वहाँ बर्फ जम जाएगा जल, तो वहाँ का जो बर्फ जम जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे स्थिति में मछलियां जो है उस स्थिति में मर जाती हैं। अब कुछ जगहों ऐसे होते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि नीचे का 4 सेंटीग्रेड पर जो है जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिससे कुछ जीव जो है उसमें जीवित आपको मिलते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको उबाल दो। ये बेस्ट चीज़ है कि पानी को अगर साफ करना है तो डायरेक्टली उसको उबाल दो, ना तो कुछ चीज़ें होती है तो उसमें क्लोरीन की मात्रा जो है मिला दिया जाता है, जिससे पानी वो शुद्ध हो जाता है। तो कभी कभी आप सुने होंगे कि कुएं की जो पानी होते हैं वहाँ पर आपको क्लोरीन की मात्रा जो है मिली हुई दिखाई देती है, ताकि उस कुएं का पानी शुद्ध हो, उसमें कीटाणु जो होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है क्लोरीन मिलाकर। आगे चलते हैं। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा जैसे रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे पॉइंट है कि दस्त उल्टी से शरीर का बहुत सा पानी बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग जो है हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। उस स्थिति में हमारे शरीर पर पानी की ज़रूरत होती है, तो बोतल के माध्यम से आपको पता होगा कि पानी को चढ़ाया जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व जो है 4 सेंटीग्रेड पर होता है। अब जैसे ही पानी उबालते हैं तो आप 4 सेंटीग्रेड पर जाता है, तो उसका घनत्व जो है उस स्थिति पर सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसे टेम्परेचर उसका पानी का उससे ऊपर होने लगता है, 4 सेंटीग्रेड से ऊपर, तो जो उसका घनत्व होता है कम होने लगता है। तो पूछता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितने सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है, तो 4 सेंटीग्रेड पर ध्यान रखिएगा। जैसे उससे ज़्यादा तापमान बढ़ता है, सेंटीग्रेड 4 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसका जो घनत्व होता है वो डाउन हो जाता है। जल का एक सार्वभौमिक विलायक होता है। सार्वभौमिक विलायक का मतलब कि ये किसी भी चीज़ को, सभी चीज़ों को ये अपने अंदर घुला लेता है, मिला लेता है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं लिक्विड, सॉलिड, गैस में जल विद्यमान होता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में जल जो है विद्यमान होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिए
जाएगा। अगला पॉइंट है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घुलने की क्षमता होती है। तो ये भी पॉइंट जल से रिलेटेड सही है कि जल जो है विभिन्न से पदार्थों को अपने अंदर घुलने की क्षमता रखता है। आगे चलते हैं और कुछ बावड़ियां हैं, जैसे इसका मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूं। देखिए ये रहा आपको चित्र। पहले पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे पॉइंट है कि कुआं या बावड़िया, सीढ़ीदार कुएं या बावड़िया जल भंडार तथा जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोगी होती है। दरअसल ये क्या होता है कि एक तरह का एक कुआं होता है जिसको सीढ़ी नुमा संरचना के आधार पर बनाया जाता है। जैसे ये देखिए आपकी सीढ़ी है, जैसे आपके यहाँ से, तो ये काफ़ी नीचे गहरा कुआं है। ऐसे होता क्या था कि ये ऐसे आपके कुएं कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे, जहाँ पर पानी की मात्रा सबसे कम होती है। वैसे स्थानों पर इस तरह के सीढ़ी नुमा संरचना में आपको पोखरा या कुआं देखने को मिलता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो बारिश का जल होता है उसको इकट्ठा करने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े कुएं जो है पुराने ज़माने में खुदाए जाते थे, ताकि पानी का इकट्ठा हो जाए। वो वर्ष भर, क्योंकि रेगिस्तान में वर्ष भर तो बारिश होती नहीं है, तो एक बार बारिश हो तो उसका पानी का इकट्ठा होगा और वर्ष भर जो है उस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होती रहे, पानी की कमी न हो, इसीलिए तो इसको बावड़िया या कुआं आप कह सकते हैं। राजस्थान की भाषा में इसको बावड़िया कहा जाता है। आगे चलते हैं, कुएं के सूखने के प्रमुख कारण। अब यहाँ देखिए कुएं के सूखने के प्रमुख कारण भी होते हैं। क्या क्या? पानी को मोटर से निकालना जा रहा है, जिससे ज़मीन की पानी कम होती जा रही है। इससे कुएं में जो है पानी कम हो जाता है और वो सूख जाता है। तो पहला कारण हो जाता है झील कम हो रही है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। इससे भी जो है कुएं को सूखने का प्रमुख कारण है। और तीसरा है कि पेड़ पौधे के चारों ओर मिट्टी की सीमेंट से ढक जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब जमीन के नीचे पानी नहीं जा पाता है जब आप किसी चीज़ को सीमेंट से ढक देंगे। ऐसी स्थिति में नीचे का पानी का स्तर जो है काफ़ी डाउन होता चला जाता है और पानी की मात्रा में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो आप देखे होंगे कि राजस्थान में जब भी किसी अगर धरती से पानी निकलना होता है तो लगभग कई मीटर नीचे जाना पड़ता है, तब जाकर पानी जो है मिलता है राजस्थान के क्षेत्रों में। आगे चलते हैं, घड़ी सीसर। घड़ी सीसर ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जल से ही रिलेटेड है। शर यानी तालाब, इससे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि हुआ करते थे। मीलों तक फैले इस घड़ी सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बाहर बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 जो है तालाब बनाए जाते थे और एक दूसरे से आपस में ये तालाब जो है जुड़े हुए करते थे। जैसे एक तालाब भर गया तो दूसरे में चला गया, दूसरा भर गया तीसरे में, चौथा भर गया चौथे में। अब इससे क्या होता था कि पूरे साल भर की कोई भी परेशानी, पानी की कोई भी परेशानी नहीं होती थी और वहाँ की पानी आपूर्ति जो है पूरे साल भर उस कुएं या पोखरे से माध्यम से हो जाता था। पर आज घड़ी सीसर जैसे उजड़ सा गया है, मतलब ऐसा स्थान आपको नहीं देखने को मिलता है। 9 तालाबों में के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाली पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है, नालों में ये पानी है जो है बह जाता है। अब पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है तालाब में, अब धीरे धीरे वो बह जाता है। अब इसकी कारण है कि प्रमुख मकान कॉलोनियाँ बन रही है, जिसकी वजह से इनमें कमी देखने को आ रही है। एक और पॉइंट है मृत सागर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको चित्र भी समझाऊंगा इसके बारे में, पहले पॉइंट को देखते हैं। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। सबसे खारा सागर कौन है? मृत सागर, इसीलिए तो इसका नाम है मृत सागर। इसका नमकीन की लगभग 1 लीटर
पानी में 300 ग्राम होता है। यानी ध्यान रखिएगा 1 केजी अगर पानी आप ले रहे हैं इससे मृत सागर से तो उसमें 300 ग्राम तो आपको नमक ही मिल जाता है। तो इसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मृत सागर है और मृत सागर में आप ऐसे लेट सकते हैं। ये जो बंदा ऐसे लेटा हुआ है ऐसे आप लेट सकते हैं और लेटेंगे तो आप उस पर तैरते हुए महसूस होगा, मतलब देखा जा सकते हैं। वजह क्या है कि उसमें ये पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा खारा होता है, इसी वजह से इसकी ग्रेविटी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को दबाए रखने में। तो ये थे हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन जो है जल से रिलेटेड। इसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा इसी जल से ही रिलेटेड, उस वीडियो को भी ज़रूर आप देखिएगा क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि तालाब वालाब के बारे में बात करेंगे। भारत में जो महत्वपूर्ण तालाब है उसके बारे में रिलेटेड बातें होंगी, विश्व स्तर पर बातें होंगी जो कि डायरेक्टली एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।